और कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है? कुछ दूरबीन कॉमन? से आजकल हम बच्चेदानी की रसौली है, अंडेदानी की रसौली है ना, पित्त की थैली की पथरी है, कोई गुर्दे की कोई पथरी है, सारी की सारी जो ये सर्जरीज हैं ये दूरबीन से की जा सकती हैं। क्या एक्सपेंसिव होता है? हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत बार रीयूज़ नहीं हो पाते हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट अफोर्डेबल होता है। हरियाणा के बारे में डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, हरियाणा के लोग बहुत तंदुरुस्त होते हैं। लोगों की तो बात होगी, महिलाओं का बताइए, हमारे हरियाणा की महिलाओं के हेल्थ कैसी है? में क्या था, मिशन पिंक मतलब कि हमें स्कूल जाके, गाँव में, शहरों में जाके वहाँ की जो एडोलेसेंट गर्ल्स थी, है ना, उनको समझाना था कि गर्ल हेल्थ क्या होती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन समझाते थे हम उनको हार्मोनल प्रॉब्लम समझाते थे। साथ में उसी टाइम पे हम उनको ये भी बताते थे कि इवन आपके घर में जो मदर्स हैं, दादियाँ हैं, अगर उनको कोई दिक्कत किस किस तरह की हो सकती है तो उन्हें डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है। जो हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आए, है ना, प्रेग्नेंट पेशेंट्स आए, उनसे हमने सर्वे दिया उनको, है ना, कि नाम नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, एक कॉन्फिडेंशियल सर्वे दिया। उनमें से 80% लोगों ने ये लिखा कि हमें लड़का चाहिए। कुछ टाइम से इतनी हरासमेंट हो रही है सारे पेशेंट्स की, कभी आंगनवाड़ी वर्कर छुट्टी पे है, कभी उसका इमरजेंसी का अल्ट्रासाउंड कराना है तो बिना RCH ID के नहीं होगा। मैं तो देखती हूँ मेरे पास कितनी सारी कॉलेज गर्ल्स आती हैं फॉर अबॉर्शंस, वेल रेप्यूटेड कॉलेजेस की। आई विल नॉट नेम द कॉलेजेस, बट ऐसा कोई कॉलेज नहीं है आसपास जिसकी मेरे पास गर्ल्स नहीं आती, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। तो अगर उन बच्चों को शुरू से बिफोर कॉलेज ये सारी चीज़ें बताई गई होती कि व्हाट आर सेफ प्रैक्टिसेस, तो वो इन चीज़ों से बच सकते। द हरियाणा टॉक्स प्रेजेंट्स शी टॉक्स, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स की शी टॉक श्रृंखला में आज हमारे मेहमान हैं एक डॉक्टर जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे ना सिर्फ ट्रीट करते हैं बल्कि उनको उठाते हैं। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर सोनिका मान। आप MBBS, MS, DNB फेलोशिप और इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक के अंदर आपने काफ़ी काम किया हुआ है। आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। इसके अलावा रोहतक के बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बड़े मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब से आज हम महिलाओं के जो हेल्थ वाले इश्यूज़ हैं, वीमेन एम्पावरमेंट है, उसको लेकर के ढेर सारी बातें करने वाले हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट और पेशेंट केयर के अलावा वैसे भी महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका शी टॉक की श्रृंखला में और हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एंड इट इज़ एन ऑनर टू बी हियर ऑन द स्टूडियो टुडे। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आप कितने समय से ये जो डॉक्टरी वाला पेशा है इससे जुड़े हुए हैं? आप ये लगा लीजिए ऑलमोस्ट मुझे अराउंड 26-27 ईयर्स हो गए इन दिस प्रोफेशन, और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई से लेके आज तक की प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, अनुभव, सब चीज़ों को मिला के। और क्या आपका जो एक्सपर्टीज़ रहा है वो सब महिलाओं से रिलेटेड ही रहा है या उसके अलावा भी मेरी जो स्पेशलिटी है वो तो गायनेकोलॉजी है, विच इज़ विमेन हेल्थ, जो कि विमेन हेल्थ से रिलेटेड है। उसके अलावा कुछ सोशल इश्यूज़ हो गए या कुछ जनरल ट्रीटमेंट हो गया, बट येस मेनली तो लेडीज़ और गायनेकोलॉजी से रिलेटेड ही रहा है। तो मैम, आपका जो एरिया ऑफ वर्क है क्या सिर्फ रोहतक रहा है या रोहतक के अलावा भी आपने देश के किसी और कोने में काम किया है, प्रदेश के किसी और कोने में भी काम किया है? हाँ, 5 साल मैं बेंगलोर में थी, उसके बाद 3 साल मैंने चंडीगढ़ काम किया और 2 साल चेन्नई काम किया। उसके बाद मैं रोहतक में आई। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? पढ़ाई लिखाई मेरी बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से हुई, जहाँ मैंने MBBS की 5.5 साल। फिर मैंने 3 साल अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो कि स्पेशलाइजेशन थी इन गायनेकोलॉजी विभाग में, जो मैंने चंडीगढ़ से करी। और उसके बाद मैं 2 साल चेन्नई में मैंने एक और स्पेशलाइजेशन की, जो कि इनफर्टिलिटी में थी। तो आपने इतनी सारी पढ़ाई की, तो क्या शुरू से डॉक्टर बनना चाहते थे? वैसे तो आजकल डॉक्टर, इंजीनियर ये मतलब शुरू से ही ड्रीम रहते हैं बच्चे को, या तो डॉक्टर बना दो या माँ बाप का ड्रीम था। ये बात बोलूँ तो
मैं उसी ज़माने से हूँ जहाँ 2 ही चीज़ें पता थी हमें, या तो बच्चा डॉक्टर बनेगा या बच्चा इंजीनियर बनेगा। प्लस माय मदर वाज वर्किंग इन पीजीआई मेडिकल कॉलेज यहाँ पे, रोहतक। तो हाँ, शी वाज नॉन मेडिको, वो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं थी। तो हमेशा ऐसा लगता था कि हाँ, डॉक्टर्स तो बहुत बड़े पर्सनालिटीज़ होती हैं और डॉक्टर ही बनना है। आपको स्टेथोस्कोप और सफ़ेद एप्रन से कब प्यार हुआ, कब लगा कि भाई यही पहनना है, यही करना है? ये बचपन से ही था, क्योंकि बचपन में उसी को देखते हुए बड़े हुए थे कि हाँ, ये बनना है। मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट वन जो डॉक्टर बनी, और कोई डॉक्टर नहीं थे। तो वो एक ड्रीम लगता था कि हाँ, ये डॉक्टरी ही बनना है। तो फिर जब आप एमबीबीएस बेंगलोर करने गए तो घर से दूर होंगे, वहाँ शायद हॉस्टल में रहे होंगे, क्योंकि बेंगलोर में तो मतलब ऐसा ही हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ सब कुछ अपने घर से, सब कुछ आसान था, मुश्किल था वहाँ एडजस्ट करना। देखो, अगर उस ज़माने की मैं बात करूं, उस टाइम पर लड़कियों को इतनी दूर भेजना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। मैं अपने फादर की बहुत थैंकफुल हूँ। मेरा यहाँ भी बीडीएस में सिलेक्शन हो गया था, रोहतक डेंटल उसमें हो गया था, बट पापा वाज लाइक कि नहीं, डेंटिस्ट नहीं, तुमने एमबीबीएस का एम किया था तो एमबीबीएस वाला डॉक्टर ही बनना है। तो था बहुत दूर, 2 दिन का ट्रेन का सफ़र होता था, 2.5 दिन इनफैक्ट। तो 2.5 दिन ट्रेन का सफ़र करके वहाँ जाते थे। अकेले जाते थे? 1-2 कॉमन फ्रेंड्स होते थे जो नॉर्थ इंडियंस होते थे यहाँ से, तो उनके साथ, बट अकेले उस टाइम जाना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। शुरू वाले दिन तो पापा छोड़ के आए जब एडमिशन हुआ हाँ, हो। पहले तो छोड़ने वही गए थे। उसके बाद वहाँ लैंग्वेज का डिफरेंस, कन्नड़। खाने का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, है ना। घर से कभी बाहर रहे नहीं, 12th के बाद सीधा ही वहाँ पे चले गए, तो शुरू की एडजस्टमेंट तो मुश्किल थी ही। लेकिन बेंगलोर का वेदर बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा था उस टाइम पे बेंगलोर का वेदर। तो बेंगलोर अब कभी जब सब कुछ सेट हो गया, कभी कभी जाते हैं? अभी हमारी रीयूनियन थी 25 इयर्स वाली, तो लास्ट ईयर हम गए थे। तो बेंगलोर बदल गया, वो वेदर नहीं रहा, ट्रैफिक बहुत हो गया। लेकिन ट्रैफिक तो बहुत न्यूसेंस है। हाँ, बेंगलोर का ट्रैफिक बहुत बड़ा न्यूसेंस। इसके अलावा मैम, आपने गायनाकोलॉजी ही क्यों चूज़ किया? कुछ और भी कर सकते थे? मुझे ये मेडिसिन भी चाहिए थी और सर्जरी भी चाहिए थी। मतलब पेशेंट ट्रीट भी करने थे और साथ में नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो सर्जरीज करनी थी, काटा पीटी करनी थी, तो गायनी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं था। एक वो आयुष्मान खुराना की फिल्म आई थी, वो गायनाकोलॉजी, आपने शायद देखी हो, तो उसमें वो गायनाकोलॉजी वाला उसको सब्जेक्ट ही मिलता है या वही एक्सपर्टीज़ मिलती है, तो वो बड़ा एम्बैरेस महसूस करता है। आपके बैच में कोई इस तरह का मेल था जो गायनाकोलॉजी कर रहे थे? साउथ इंडिया में तो मेल गायनेकोलॉजिस्ट बहुत थे। साउथ, गुजरात, बंगाल, इनमें तो मेल गायनेकोलॉजिस्ट बहुत होते हैं, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं। दे समटाइम्स फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और हमारे यहाँ सक्सेसफुल मेल्स यहाँ पर भी हैं 1-2 जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैम, आप जो मान हॉस्पिटल में जो आप काम कर रहे हैं, उससे पहले आपने पीजीएमएस रोहतक में भी काम किया है। तो हमारे पीजीएमएस रोहतक जो है हरियाणा का लार्जेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूट है, सरकारी तो, और टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूट है। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा मेरा, बहुत कुछ सिखाया उस इंस्टीट्यूट ने मुझे। मतलब मैं कहूँ, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस मैंने वहाँ सीखा। उसकी वजह से इतना कॉन्फिडेंस आया मुझ में कि मैं जब से अपने प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस करने लगी हूँ, मुझे कोई पेशेंट इस वजह से रेफ़र नहीं करना पड़ा कि मैं मैनेज नहीं कर सकती। तो मैं वहाँ के टीचर्स और वहाँ की फैकल्टी और वहाँ के एक्सपीरियंस को इस चीज़ के लिए तो हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बाकी टेक्नोलॉजीज़, हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी सी कम आ पाती हैं ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम्स की, खरीद नहीं पाते हैं या कुछ और है। दैट वाज बजट का इशू तो रहता ही है। हाँ। पेशेंट का लोड ज़्यादा रहता है बड़ा। ये तो सरकारी, ये तो कॉमन सी एक ट्रुथ है। लेकिन जो आपको एक्सपोजर मिला, जो आपने बताया, उसके बाद आपने कब सोचा कि अब स्विच कर लेना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में? क्या कोई मोमेंट था, क्या था? मैंने एक ट्रेनिंग करी थी, फेलोशिप इन लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी होती है जो दूरबीन से ऑपरेशंस करते हैं। तो उस टाइम पे बल्कि मेरा छोटा बच्चा था 1-1.5 साल का, उसको छोड़ के मैं 6 महीने ट्रेनिंग करने गई, और उसके बाद वापस आके मैंने वो सारी चीज़ें पीजीआई में करना चाहा, लेकिन ड्यू टू
ये लगा लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में इंस्ट्रूमेंट्स की प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाती, बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो 1-2 साल काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। फिर मुझे उसका बहुत क्रेज़ था कि मुझे लैप्रोस्कोपी को हायर लेवल पे लेके जाना है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं बाहर अपनी मर्ज़ी से अपना कर सकती हूँ, तो मैंने फिर रिज़ाइन कर दिया। लेप्रोस्कोपी वही है जो बिना चीर फाड़ के जो सर्जरी बिना होती है? चीर फाड़ के, जो की होल सर्जरी कहते हैं, कि बस एक चाबी अंदर गई और सारी बीमारी का बाहर निकाल इसका दिया। सक्सेस रेट कितना है मैम? इन गुड हैंड्स तो ऑलमोस्ट 100%। ये क्या कॉमन है अब आजकल? हाँ, ये आजकल काफ़ी कॉमन है। आजकल मोस्ट ऑफ द सर्जरीज दूरबीन से ही की जाती हैं क्योंकि इसका रिकवरी बहुत अच्छा है। मान लो आज सुबह मैंने किसी पेशेंट की आज ही सर्जरी करी, तो शाम को मैं उसको डिस्चार्ज कर सकती हूँ, जाके वो अपना नॉर्मल काम स्टार्ट कर सकती है। और कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है, कुछ दूरबीन कॉमन? से आजकल हम बच्चेदानी की रसौली है, अंडेदानी की रसौली है ना, पित्त की थैली की पथरी है, कोई गुर्दे की कोई पथरी है, सारी की सारी जो ये सर्जरीज हैं ये दूरबीन से की जा सकती हैं। तो अब आपको कितना लंबा समय हो गया लेप्रोस्कोपी का ट्रीटमेंट करते करते? मुझे ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 12-13 साल हो गए। और क्या कुछ इस तरह का ट्रेंड भी है कि गांव के पेशेंट ज़्यादा होते हैं, शहर के कम होते हैं, शहर के ज़्यादा होते हैं, या कॉमनली सब? दोनों पेशेंट्स आजकल अवेयर हैं, गांव के भी और शहर के भी। तो लोग आते हैं और कहते हैं जी हमें दूरबीन का कराना है। तो दोनों ही स्ट्रेटा उतने ही इक्वली इन्फॉर्म्ड हैं। क्या एक्सपेंसिव होता है? हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत बार रीयूज़ नहीं हो पाते हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट अफोर्डेबल होता है। पेशेंट सेटिस्फाई होके जाता है? क्योंकि जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। नहीं, पेशेंट लैप्रोस्कोपी सर्जरी से खुश होता है। हरियाणा के बारे में डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, हरियाणा के लोग बहुत तंदुरुस्त होते हैं। लोगों की तो बात होगी, महिलाओं का बताइए, हमारे हरियाणा की महिलाओं के हेल्थ कैसी है, हकीकत क्या है? हेल्थ दो तरह की होती है। देखो, एक होता है मेंटल हेल्थ, एक होता है फिजिकल हेल्थ, है ना। मैं इतने टाइम से विमेन के साथ एसोसिएटेड हूँ, है ना। शुरू के 10-12 साल तो मैं रोहतक से बाहर रही, फिर पीजीआई में रही। पीजीआई में भी इतना 1:1 ना इंटरेक्शन नहीं होता पेशेंट के साथ क्योंकि लोड इतना ज़्यादा होता है, पेशेंट लोड और सब कुछ। पिछले करीबन 8-9 साल से मैं प्राइवेट सेक्टर में आई हूँ, तो मैंने मेंटल हेल्थ भी देखी है विमेन की। तो जितना होना चाहिए ना अवेयर विमेन को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, उतनी अवेयरनेस अभी भी नहीं है इन दी सोसाइटी। तो हमें एज अ टीम, जितने भी लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको विमेन की हेल्थ अवेयरनेस के लिए ज़्यादा मैसेजेस स्प्रेड करने चाहिए। जी। कई बार तो यही नहीं पता होता कि हमें ये प्रॉब्लम है। कितनी सारी एल्डरली लेडीज़ होती हैं, है ना। एल्डरली मतलब कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, स्पेशली गांव में, है ना, वो तो इग्नोर्ड ही हो जाती हैं। कितनी बार इवन जो विमेन के कैंसर्स होते हैं वो डायग्नोज स्टेज 4 पर होते हैं। आजकल इतने सारे टीकाकरण आ गए हैं, वैक्सीनेशंस हैं जो प्रिवेंट करती है इन कैंसर्स के लिए, स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं। तो वो सारी हेल्थ अवेयरनेस फैलाना हम हेल्थ प्रोफेशनल्स का भी काम है, एंड आई थिंक सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कौन कौन सी कॉमन बीमारी हमारे महिलाओं को यूजुअली जो मिलती हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, या जो आप अवेयरनेस करते हैं आपको? इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, और इन्फेक्शंस अगर टाइमली ट्रीट नहीं होती तो आगे जाके कैंसर में तब्दील हो जाती है। यूटीआई वगैरह? यूटीआई जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया, यूट्रस का इन्फेक्शन पीआईडी के नाम से होता है वो हो गया, सर्विक्स के यूट्रस का जो माउथ होता है सर्विक्स कहा जाता है उसको, सर्वाइकल कैंसर वो बहुत कॉमन है, और अंडेदानियों का कैंसर कॉमन है। आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इवन यंग गर्ल्स से स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल भी इसमें रोल प्ले करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले करते हैं और जेनेटिक फैक्टर्स प्ले करते हैं। आपको लगता है कि जब बात आती है हेल्थ की, तो अगर घर के पुरुष हैं तो उनको हेल्थ के लिए प्रायोरिटी दी जाती है, महिलाओं पर कम खर्च किया जाता है, या उनको प्रायोरिटी कम दी जाती है, जब एक्सट्रीम हो जाए तभी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं? ये साइकोलॉजी मैं कहूँ कि सिर्फ पैसे से रिलेटेड है नहीं, ये कई बार वक्त से रिलेटेड है।
अगर हम शहर के सोसाइटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग अपनी जो विमेन है उन पे खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन वो बिज़ी इतना है कि विमेन को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। गांव में थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ, थोड़ा पैसे की वजह से वो कम उनको लेके जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विमेन भी भागीदार हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स बताती ही नहीं है। उन्हें आदत हो जाती है कि हाँ, हमें इस दर्द के साथ रहना है, हमें कमर दर्द है तो कमर के साथ दर्द के साथ रहना है, कई मसल पेन्स हैं, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज है, कोई ऐसा गंदा पानी आ रहा है, तो वो बताती ही नहीं है। तो मेल हो या विमेन हो, उन दोनों को अकेले पैसे के लिए नहीं, अवेयरनेस की वजह से ये है कि वो कम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप स्कूल्स में जाते हैं, जब आप एनजीओज़ के पास जाते हैं, जहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म मिलता है सोशल मैसेज देने का, वीमेन हेल्थ के बारे में बात करने का, तो यूजुअली जो आप अपना जो वक्तव्य होता है वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं? जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की अपने अराउंड 9-10 साल पहले, तो शुरू में तो मैं सिर्फ क्लिनिकल वर्क कर रही थी। क्लिनिकल वर्क मतलब जो पेशेंट्स ओपीडी में आ गए उनको देखा और ट्रीटमेंट दिया। धीरे धीरे मैं समझने लगी कि मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को उतना अवेयर नहीं थे, पता नहीं था चीज़ों का। तो फिर मैंने स्टार्ट किया एक मिशन पिंक हेल्थ प्रोजेक्ट था जो आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल लेवल पे हर जगह रन करती थी। तो मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन बनी है उसकी। उसमें क्या था, मिशन पिंक मतलब कि हमें स्कूल जाके, गाँव में, शहरों में जाके वहाँ की जो एडोलेसेंट गर्ल्स थी, है ना, उनको समझाना था कि गर्ल हेल्थ क्या होती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन समझाते थे हम उनको हार्मोनल प्रॉब्लम समझाते थे। साथ में उसी टाइम पे हम उनको ये भी बताते थे कि इवन आपके घर में जो मदर्स हैं, दादियाँ हैं, अगर उनको कोई दिक्कत किस किस तरह की हो सकती है तो उन्हें डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है। एक तो सोशल अवेयरनेस प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ हमने की। दूसरी चीज़, हमने फीमेल फिटिसाइड पे बहुत काम किया। फीमेल फिटिसाइड है कि जैसे भ्रूण हत्या है ना, कि गर्भ में ही मार देना अगर सेकंड लड़की है, कुछ इस पे भी हमने सोसाइटी में काफ़ी काम किया। तो डॉक्टर साहब, जब आप लोगों से मिले, आप जैसे बताया कि गांव में भी गए, कस्बों में भी गए, दूर दराज के इलाकों में भी गए, तो आपके जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपोजर है, उससे आपको क्या समझ में आया कि भ्रूण हत्या आखिरकार क्यों की जाती है? क्या ये जो डिस्क्रिमिनेशन है लड़के लड़की के बीच में, या जो डाउरी जैसी चीज़ है, मतलब आखिरकार क्यों होता है ये? देखो, जेंडर इनइक्वालिटी बोलें, पुरुष और महिला के बीच की असमानता बोलें, ये पुराने ज़माने से लेके आज तक चली आ रही है ना। जब तक ये सोसाइटी नहीं बदलेगी तब तक ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, है ना। रूट कॉज तो वही है ना, सोसाइटी। मान लो अगर मेरे आसपास 10 कपल बैठे हैं, है ना, मतलब हमने एक सर्वे भी किया अपने हॉस्पिटल में। जो हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आए, है ना, प्रेग्नेंट पेशेंट्स आए, उनसे हमने सर्वे दिया उनको, है ना, कि नाम नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, एक कॉन्फिडेंशियल सर्वे दिया। उनमें से 80% लोगों ने ये लिखा कि हमें लड़का चाहिए। तो ये सोसाइटी आज भी वही है। तो जब तक सोसाइटी के माइंड में ये बात रहेगी तब तक ये फिटिसाइड ख़त्म होगा ही नहीं। वैसे तो 80% भी कम है, मुझे लगता है कि लगभग ये तो 99% है। तो 20% वो होंगे जिनकी जो थोड़ा बहुत पहले लड़का होगा। हाँ, उनको लगा होगा कि हाँ, मुझे कि दूसरा लड़का नहीं चाहिए, एक हाँ। लड़के के लिए बहन भी चाहिए। हाँ, लड़के के लिए बहन चाहिए। वैसे लड़की वाले तो शायद हाँ, तो 20% वही रहे होंगे। ठीक बात है। तो मैडम, ये क्यों है लड़के के लिए? जैसे आपने बताया कि भाई समाज में है, लेकिन फिर भी क्यों है? क्योंकि सब ये सोचते हैं बुढ़ापे में कौन साथ रहेगा, है तो ना। क्या लड़कियां साथ नहीं देती हैं? बेटियां साथ नहीं देती? बहुत देती हैं। इनफैक्ट जो लड़कों के साथ रहते हैं आजकल दुखी बहुत होते हैं, उनके आपसी मनमुटाव इतने हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, आजकल लड़कियां भी कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, बराबर का साथ देती हैं माँ बाप का, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होती हैं। आजकल वो तो से है नहीं कि बस हस्बैंड बोलेगा तो ही वो हेल्प कर सकती है, या इन लॉज परमिशन देंगे तो ही कर सकती है। आजकल अगर हम अपने से आपसे लगाएं, जो हम अपनी बच्चियों को परवरिश दे रहे हैं, हम शुरू से ये परवरिश दे रहे हैं, अपने डिसीजंस लेना, अपने फैसले करके अपने फैसलों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, है ना। तो वो वाली चीज़ आजकल नहीं है कि लड़कियां साथ नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी सोसाइटी ऐसा सोचती है कि हाँ, वंश आगे कौन बढ़ाएगा, है ना। वो जो एक सरनेम है कि पीछे जो सरनेम लगा हुआ है वो आगे कौन बढ़ाएगा।
जी। लोग ये नहीं सोचते कि इंदिरा गांधी ने भी तो बढ़ाया था ना, लेकिन ऐसी सोच वाले लोग कम ही होते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल कभी ऐसा समय होता था जिस समय शायद आप एमबीबीएस करते होंगे, उस दौरान की बात होगी, हरियाणा में गाँव में शहरों में बड़ी दीवारों पे लगा होता था लड़का चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए। फिर उसके बाद ये PCPNDT एक्ट आया 2006-7 में, उसके बाद कुछ तो बदलाव आया, सख्ताई होने लगी। फिर 2010 में कॉमनवेल्थ के अंदर गीता फोगाट का मेडल आया, और उसके बाद फोगाट सिस्टर्स की जो कहानी पर्दे पर आई। 2016 में हमारी साक्षी मलिक रोहतक की है वो सामने आई, जब किसी का मेडल नहीं आया तो एक लड़की वो भी हरियाणा की लेके आई। तो आपको लगता है ये जो लड़कियां हमारे स्पोर्ट्स के अंदर आ रही हैं, इनका मान सम्मान भी होता है, कैश अवार्ड भी मिलता है, माता पिता का सीना भी चौड़ा होता है, ये चीज़ें मैटर करती हैं समाज में, ये इमेजेस डेफिनेटली मैटर करती हैं। आजकल माँ बाप ये तो समझने ही लगे हैं कि लड़कियां भी आपका नाम रोशन करेंगी, आप उनके माँ बाप के थ्रू भी जाने जाओगे कि आप उनके माँ बाप हो। ये चीज़ें तो डेफिनेटली बदल ही रही हैं। कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें लेडीज़ को मौका दिया जाता है, मंच पे बुलाया जाता है, उनके काम को सराहाया जाता है, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं सोसाइटी को ये समझने में कि हाँ, अब लड़कियां भी उतना ही आपका नाम रोशन कर सकती हैं जितना कि लड़के कर रहे हैं। और क्या क्या किया जाना चाहिए ताकि लड़का लड़की के जो समानता है वो आए, और पेरेंट्स भी ये समझें कि भाई बेटा हो या बेटी हो, बोथ आर इक्वल, और उनको वही सम्मान देना चाहिए। देखो, अगर हम हिंदू मैथोलॉजी को देखें, है ना, हिंदू मैथोलॉजी में क्या कहते हैं अभी भी कि बेटी अपने बाप की चिता को आग नहीं दे सकती, है ना। और बेटी के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि मतलब आपका पड़ोसी आग दे देगा और आप नहीं दोगे, या काका ताऊ का लड़का दे देगा, है ना। तो आजकल की जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है जिनकी बेटियां हैं या वो तो अब इस चीज़ को समझने लगे हैं कि हिंदू मैथोलॉजी हो चाहे भगवान हो, कोई भी हो, वो ये चीज़ समझता है कि चाहे बेटी है चाहे बेटा है, खून तो आपका ही है ना। तो वो वाले जो नॉर्म सोसाइटी के आपने बनाए हैं कि ये काम लड़का ही करेगा और ये काम लड़की ही करेगा, सबसे पहले तो उस चीज़ को ख़त्म करना होगा। जो डिवीज़न ऑफ वर्क रोल्स हैं, लड़कियां ये करेंगी, लड़का ये करेगा, वो ख़त्म करना पड़ेगा। तभी सोसाइटी में ये चीज़ आएगी कि हाँ, लड़की है तो क्या हुआ। प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में क्या विचार है आपके? प्रॉपर्टी राइट्स तो बहुत टाइम से तो इक्वल हो गए हैं लड़का और लड़की के, कि दोनों के बराबर जाने हैं। वो अलग बात है कि माँ बाप सोचता है मेरे खेत लड़के के नाम चले जाए, और लड़कियां हमेशा से डोनेट कर देती हैं, है ना। जी जी। तो आपको क्या इसका कोई सोल्यूशन है? इसका क्या है कि लड़कियों को अपना राइट लेना चाहिए, या जब तक कोई ज़रूरत ना पड़े तब तक? देखो, पैसा सब चीज़ें डिटरमिन नहीं करता, है ना। अगर लड़की को लग रहा है मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मतलब वो ले भी लेगी तो भी उससे कुछ इस जेंडर इक्वालिटी पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आई डोंट थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस, ये कोई डिफरेंस करेगा कि वो अपना प्रॉपर्टी ले या ना ले, उससे इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैडम, एक दौर ऐसा था कि हरियाणा ऑनर किलिंग के नाम से बहुत ही बदनाम था। तो ऑनर किलिंग को लेकर के, फीमेल फिटिसाइड को लेकर के, आपको लगता है कि अब कुछ समय से हरियाणा की तस्वीर कुछ बदलने लगी? ऑनर किलिंग के नाम पर तो ज़रूर बदली है ना। अब तो इंटरकास्ट मैरिजेस बड़ी कॉमन हो गई हैं। और रही बात फिटिसाइड की, तो अभी भी यहाँ की सेक्स रेशो काफ़ी ख़राब है, 750 के करीबन आंकड़ा चल रहा है। एंड गवर्नमेंट सारे गायनेकोलॉजिस्ट के पीछे डंडा लेके चल रही है कि इस सेक्स रेशो को ठीक किया जाए। क्या गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं? क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट तो पढ़े लिखे हैं। आपकी बात कर ले, आप MBBS हो, MS हो, DNB हो, जो आपको बता रहे इंस्ट्रक्शन, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे, उनसे ज़्यादा अवेयर हो, और आप अपना रोल उनसे बेटर कर रहे हो, और लेकिन इंस्ट्रक्शन आपको ही जाएंगी। जो कर रहे हैं उन पर रेयरली एक्शन होता है। ये तो गवर्नमेंट भी जानती है इसकी सच्चाई, है ना, कि जो वेल लर्नेड पीपल हैं वो इन चीज़ों में नहीं घुसते, लेकिन रूल्स उन्हीं पर ज़्यादा अप्लाई होते हैं। ये तो आयरनी है। ये आयरनी जब तक गवर्नमेंट नहीं चेंज करेगी तब तक कैसे होगा। अभी आजकल एक नई चीज़ स्टार्ट हुई है कि कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता प्रेग्नेंट लेडी का जब तक उसको RCH नंबर नहीं मिलता,
ये एक नंबर है जिसके लिए उसको आंगनवाड़ी में जाना पड़ता है। तो कुछ टाइम से इतनी हरासमेंट हो रही है सारे पेशेंट्स की, कभी आंगनवाड़ी वर्कर छुट्टी पे है, कभी उसको इमरजेंसी का अल्ट्रासाउंड कराना है तो बिना RCH ID के नहीं होगा। किसी को अगर अपनी प्रेगनेंसी, मान लो 5 हफ्ते की भी प्रेगनेंसी है और उसको अबॉर्ट कराना है, सपोज उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, गलती से प्रेगनेंसी हो गई, तो 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी भी अबॉर्ट कराने के लिए उसको पहले RCH नंबर लेना है, फिर जाके उसका अल्ट्रासाउंड होगा, फिर जाके उसका अबॉर्शन कोई होगा। भी अल्ट्रासाउंड नहीं होगा बिना RCH नंबर के, प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं प्रेगनेंसी होगा। रिलेटेड। ये तो बहुत बड़ा मतलब आपने तो एक लोगों बात को अपनी प्राइवेसी भी ऐसी लगती है कि नहीं, कोई क्या वो आंगनवाड़ी वर्कर के पीछे घूमेंगे अब, या घूम हाँ, रहे हैं अब जैसा घूम रहे हैं, यही हो रहा है अभी आजकल। क्या तो इस इवन न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है ये सब, क्योंकि हम डॉक्टर्स भी समझा समझा के थक गए हैं पब्लिक को कि ये ज़रूरी है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो न्यूज़पेपर्स में भी हमने आर्टिकल्स निकाले हैं ताकि सारी पब्लिक को पता रहे कि प्लीज़ डॉक्टर के पास जाने से पहले आंगनवाड़ी वर्कर से ज़रूर मिल के आओ। और मैडम, महिलाओं से रिलेटेड और कौन से उनके हेल्थ के इश्यूज हैं जो उनको ध्यान रखने चाहिए? आपको लगता है कि उनको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा हेल्थ का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट जो किसी भी लेडी को ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। वो सारी उम्र इस चीज़ में निकाल देती है, पहले पति फिर बच्चे, और जब वो ये समझती है कि हाँ अब मुझे कुछ करना चाहिए, तब तक वो जो गोल्डन ईयर्स होते हैं वो चले जाते हैं। 30 प्लस पे तो 30 प्लस यानी 30 इयर्स प्लस पर जब भी कोई लेडी जाती है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जो बोन्स की थिनिंग है ना, उसी टाइम पे उसको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, उसे कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। लेकिन वो टाइम ऐसा होता है, वर्किंग लेडीज़ तो आजकल और ज़्यादा परेशान है। पहले वो 9 to 5 काम करके आती हैं, उसके बाद आके उनके घर का काम पेंडिंग रहता है, फिर वो उसमें लगी रहती हैं। तो विमेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने बारे में सोचने की सबसे पहले। अगर वो स्वस्थ है तो सारा परिवार स्वस्थ है। जनरल रूटीन चेकअप्स, जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग का रोल बहुत ज़्यादा है पूरी सोसाइटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने में। जो खास करके टीचर्स होते हैं जिनका काम खड़े होकर पढ़ाने का होता है, वो कमर के अंदर पेन का, टेल बोन के अंदर पेन का, और जो मतलब कमर का पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, नेक का पेन, कमर का पेन, ये सारे के सारे कोई सिम्टम्स हैं किसी चीज़ ये के? सारे ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स हैं जो मैंने बताया, बोन थिनिंग हो जाती है ना। तो ये अगर प्रॉपर सप्लीमेंट्स ना लो और आप अपनी मसल्स को ठीक से स्ट्रेंथन ना करो तो ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, एक और महिलाओं को इशू होता है पिगमेंटेशन का, क्या इसका कोई इलाज है या ये कॉमन है? क्योंकि ये सबको तो नहीं होता, लेकिन किसी किसी को होता है। पिगमेंटेशन हर विमेन प्रेगनेंसी के थ्रू गुजरती है। प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है और इसका प्रोफिलैक्सिस ही रोल है। प्रोफिलैक्सिस मतलब बचाव ही तरीका है। एक बार अगर पिगमेंटेशन हो जाती है तो उसको जड़ से ख़त्म करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, तो उसका बचाव ही होता है। आजकल ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर की वो कम हो गई है, उसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो वो स्किन को ख़राब कर देती हैं और जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है। इसलिए आजकल सनस्क्रीन का रोल बहुत आ गया है। तो जो भी धूप में ज़्यादा ट्रैवल करती हैं और स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए, उसी से ये प्रिवेंशन होता है पिगमेंटेशन का। मेल्स के अंदर कम होता है पिगमेंटेशन, होता तो है पर बहुत कम होता है। तो ये इसीलिए क्योंकि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो उसको सेंसिटाइज कर देते हैं स्किन को। जी, जो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स आते हैं वो सेंसिटाइज कर देते हैं। और हार्मोनल कौन कौन से डिसऑर्डर्स महिलाओं को कॉमनली पाए जाते हैं? आजकल PCOD के नाम से एक चीज़ बहुत फेमस है जो लड़कियों को यंग एज में 15 साल की 16 साल की लड़कियों को स्टार्ट हो जाती है। PCOD में क्या होता है, छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज के अंदर, जिसकी वजह से उनके पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं फेस पे। कई बार हेयर ग्रोथ, बालों की ग्रोथ हो जाती है फेस पर, थोड़े थोड़े दाढ़ी मुँह जैसी सी चीज़ें आने लग जाती हैं, वेट गेन हो जाता है, उनके जो साइकिल्स हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं होते। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो PCOD के तहत आती हैं। और इन्हीं लड़कियों में आगे जाके आजकल इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गया है। इनफर्टिलिटी की मतलब उनको बच्चा नहीं होता आसानी से ना। कुछ तो लेट मैरिज हो गई स्टार्ट, लेट मैरिज होने के बाद हार्मोन प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये सब प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब, वैसे बायोलॉजिकली क्या एज राइट है शादी के लिए लड़की के लिए? कानून तो हमें पता है, कानून तो, लेकिन राइट एज क्या? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो जल्दी शादी कर देते लड़कियों की, बड़ा कॉमन सा था। देखो, हम जल्दी शादी करने में तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। जिस तरह से आजकल की अपब्रिंगिंग है, जो करियर ओरिएंटेड लड़कियां होती हैं, उसके हिसाब से
बट वट आई सजेस्ट इज़ कि 24, 25, 26 साल से लेट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम आने लग जाती है। जो एग्स होती है उनकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो 24, 25, 26 इज़ अ गुड डिसेंट एज जिसमें आप अपना करियर भी अच्छे से तब तक सेटल कर लेते हो और प्लस एज भी ठीक होती है। आजकल बहुत सारे लड़के शादियाँ नहीं कर रही, एक नया ट्रेंड हो गया है, शादियाँ नहीं करनी है, करनी क्यों है, जीवन जो कभी है। इसकी रूट कॉज के पीछे सोचा है? देखो ये महिला मैं वुमेन पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी हाँ, आपको आज। हमें तो सिर्फ अपनी बात समझ में आती है कि भाई शादी करनी चाहिए, क्यों देखो, नहीं कर रही है। विद गॉड्स ग्रेस मैं बहुत सारे लेवल ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा की वुमेन से मिलती हूँ। लो सोशो इकोनॉमिक भी होते हैं और हाई एंड सोसाइटी की भी होते हैं। सब में एक प्रॉब्लम कॉमन है, विमेन आर नॉट अंडरस्टूड वेल। मतलब औरतों को बहुत अच्छे से समझा नहीं जाता है सोसाइटी में। जो उनको काम तो करना है, करियर उन्हें भी बनाना है अपना, लेकिन जो विमेन ओरिएंटेड रूल्स थे, जो रोल्स थे, वो आज भी वही हैं घर में। कितने बदले जो आपके फादर्स के टाइम थे या हमारे पेरेंट्स के टाइम थे और जो आज के टाइम में हैं, वो रोल्स कितने बदले, वो अभी भी वही हैं। लेकिन जो विमेन है वो तो 24/7 वर्किंग हो जाती है। तो इसलिए वो बच्चे जो हैं, वो बच्चे उस चीज़ को देख रहे हैं घर में। दे आर सीइंग कि उनकी मदर्स कितना काम कर रही हैं और इस वजह से घर में कभी झगड़े भी होते हैं, कहासुनी भी होती है। तो बच्चे जो उन चीज़ों को देख रहे हैं कि हाँ, जो मेल्स हैं वो तो अपने करियर में बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन फीमेल्स को अपना काम डिवाइड करना पड़ता है, लड़कियों को, विमेन को अपना काम डिवाइड करना पड़ता है। तो वो इतना हार्डशिप शायद झेलना नहीं चाहती हैं आजकल। तो बच्चियों को लगता है कि ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे तो हम अपनी इंडिपेंडेंट रहेंगे। But is it a wise decision? आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगी कि इट इज़ अ वाइज डिसीजन। ऑब्वियसली आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद आपको भी एक परिवार चाहिए, है ना। आप भी जब घर जाते हो तो आपको कोई बंदा चाहिए कि जिसके साथ आप बैठ के अपने दिल की बात कर सको, है ना। एक इमोशनल सपोर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मेरी गुजारिश ये है मेल से कि देखिए, आजकल आपसे कंधा मिला के लड़कियाँ अगर काम कर रही हैं तो आप भी थोड़े से उनके रोल्स को घर में अदा करो, है ना। मान लो अगर सुबह का कोई रूटीन है, सब मॉर्निंग रूटीन है, तो मेल सारे बैठ के न्यूज़पेपर ना पढ़ें या वो जिमिंग चले जाएं, और लड़कियां क्या करेंगी, वो पहले खाना बनाएंगी, फिर वो खाना पैक करेंगी सबका, फिर वो मान लो टीचर है तो स्कूल लेके जाएगी, है ना, डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल जाएंगी, फिर वो आएंगी शाम को, आके उसे फिर अपना सारा काम करना है। और मेल शाम को ऑफिस से आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो या तो सोशल मीडिया देखेंगे या वो अपना कुछ और बाहर किसी से मिलने चले जाएंगे, है ना। मतलब आजकल भी जो डिवीज़न ऑफ हाउस होल्ड वर्क है वो उतना एप्ट नहीं है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म किया। तो डॉक्टर साहब, आप तो जो बात बता रहे हैं तो घर घर की कहानी है, और ये हम सब के घरों में यही होता है। और मतलब ऐसा नहीं हम एक्सेप्शन, हम भी बिल्कुल यही होता है। बेशक हमारा इकोनॉमिक जो स्ट्रेटा है, मतलब जो भी हमारी सिचुएशन है, वो एक मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास में यही होता है। और हाई जो क्लास है, जैसे आप हैं, मतलब जो और मैं भी अपने आप को हाई नहीं, मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ। तो क्या आप और घर मैं का काम मिडिल करते क्लास हैं? की कहानियां ही बता रही हूँ तो आपको। आप घर का काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, सारा काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप मैंने बचपन से सुना है कि चाहे कोई इंदिरा गांधी भी बन जाए, हाँ, किरण बेदी भी ये चीज़ कहती थी कि चाहे कोई किरण बेदी हो, चाहे कोई इंदिरा गांधी हो, घर जाके तो वो माँ, बहू और बेटी है ही, वो रिश्ते तो हैं ही। तो आप भी बिल्कुल वही करते हो जो एक ट्रेडिशनल इंडियन बहू करती है? उस लेवल तक हम नहीं कर पाते, हाँ, ऑब्वियसली आपका कमिटमेंट, बट हाँ, एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की ज़रूर होती है। खाना बनाते हैं? हाँ, खाना भी बनाते हैं। अच्छा, भी बनाते हैं। झाड़ू पोछा भी करते हैं? अगर कोई नहीं आएगा तो मजबूरी में तो सब करेंगे। तो सारा ही काम नहीं, रूटीन में तो देखो नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, ट्रेडिशनली, लेकिन आप तो वो सारे काम करते हैं। आप तो सारे काम करते एक तरह से, जो भी घर के काम है वो भी मतलब करते हैं। और सारे जो घर के हाउस होल्ड वर्क जो भी कुछ है, उसको चाहे सुपरवाइज करना है, अगर बंदे नहीं आ रहे हैं उसको मैनेज करना है, तो वो
ऑब्वियसली मेरा काम होता है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि माय हस्बैंड विल नॉट सपोर्ट मी, ही विल आल्सो डू। तो हमने अपने रोल्स डिवाइड किए हुए हैं, कौन सा काम उनका है, कौन सा मेरा है। तो मैडम आजकल की जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तरह ही कम्पिटिटिव बल्कि ज़्यादा हैं, दे आर मोर कम्पिटिटिव, दे आर मोर मेरिटोरियस एंड दे आर मोर सेंसिटिव। तो आप क्या सजेशन देते हो कि वो ऐसा क्या करें कि वो अपनी हेल्थ को भी ठीक रख सकें, क्योंकि दिन रात पढ़ाई करती हैं। वाकई में लड़कियां हर मामले में बहुत आगे हैं, लेकिन कई बार वो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं। लड़कियों को ये समझने की ज़रूरत है कि देखो एक इंसान को 100 नंबर मिले हैं, है ना, वो 100 नंबर ही डिवाइड होते हैं हर चीज़ में। अगर आप अपने करियर को 80 नंबर दे दोगे कि सिर्फ करियर 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 सोचोगे, तो आपकी हेल्थ फैमिली 20 नंबर पे रह जाएगी। दे शुड लर्न टू बैलेंस। हमें एज पेरेंट्स उनको ये सिखाने की ज़रूरत है दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टार्ट अपने लिए टाइम निकालो। अपना 1 घंटा भी अगर रोज़ का आपने अपने आप को दिया, अपनी हेल्थ को दिया, तो वो आपको लॉन्ग रन में आगे जब आप 40s 50s 60s में जाते हो तो आप एक बहुत ही अच्छी हेल्थ में होंगे। सो उनको बैलेंस करना सिखाना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैडम अब कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई पेशेंट आए और नीडी पेशेंट हो, तो आप आउट ऑफ एज जाकर उसकी मदद करते हैं? तो ह्यूमैनिटी तो हम सब में ही है। जब लगता है कि हाँ इस बंदे को हेल्प की ज़रूरत है और ये एक्चुअली नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली भगवान अगर हमारे हाथों में हमें समर्थ बनाया किसी की मदद करने के लिए, तो हम ज़रूर मदद करते हैं। और जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, आर दे वेल इक्विप्ड टू ट्रीट पेशेंट्स? आपको लगता है वो सब कुछ उनके पास है जो हमारे स्टेट की पब्लिक को चाहिए? किस चीज़ में, किस पैरामीटर्स में उनको देखो, इम्प्रूवमेंट 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और एक होता है बेसिक हेल्थ नीड्स, है ना। तो बेसिक हेल्थ नीड्स के लिए तो सारे मेडिकल कॉलेजेस वेल इक्विप्ड है ना। अब हम बात करें बहुत लेटेस्ट लेज़र्स की या हम रोबोटिक्स की, तो वो तो डेफिनेटली देखो गवर्नमेंट पे बर्डन होगा, तो उस लेवल का तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक सोसाइटी को जेन्युइन नीडफुल हेल्थ सर्विसेज देने के लिए मेडिकल कॉलेजेस आर गुड इनफ, ठीक है। वो बहुत बार अखबारों में आता है कि लड़कियों का HB जो है वो कम होता है, खून की कमी है। तो ये खून की कमी जो है वो क्यों होती है और क्या किया जाना चाहिए कि? खून की कमी का कारण होता है जो कि लड़कियों में हर महीने ब्लीडिंग आती है, जो माहवारी आती है उसकी वजह से। तो उनको बीच बीच में आयरन की टैबलेट्स देना, कई बार पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसके लिए डीवर्मिंग टैबलेट्स देना, ये बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अभी आपको बताया मिशन पिंक हेल्थ, उसमें हम यही करते थे, हम लड़कियों का HB चेक करते थे और हम उनको आयरन की टैबलेट्स भी देते हैं और उनको कीड़े मारने वाली दवाई भी एडवोकेट करते हैं। तो इंडियन सरकार ये चीज़, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये चीज़ कर रही है। एंड हाउ फन डू यू स्पेयर टाइम टू गो आउट इन द फील्ड? इस काम के लिए, सोशल वर्क के लिए कितना समय मिल पाता है? देखो, समय तो निकालना पड़ता है ना। तो हम महीने में 1 बार तो ज़रूर कोशिश करते हैं कि जाके कोई ना कोई ऐसे वाला प्रोग्राम करें। आजकल एक चीज़ और शुरू की है मैंने, वो है विमेन कैंसर स्क्रीनिंग, कि लेडीज़ का जो यूट्रस का कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग के लिए मैंने एक इक्विपमेंट परचेज़ किया है अराउंड विच इज़ एन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो पोर्टेबल है। जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन पोर्टेबल होती है कि उसको उठा के ले जाते हैं, ऐसे ही ये एक माइक्रोस्कोप है जो पोर्टेबल है। इसको ले जाके हम एग्जामिन करते हैं और हमें अगर दिखते हैं कि सेल्स ये अच्छे वाले सेल्स नहीं हैं, उस पेशेंट की फिर हम बायोप्सी करते हैं। तो ये PHC लेवल पे, CHC, स्लम्स में कई जगह पे हमने किया है। आपके परिवार में से कोई और भी आपकी सोशल वर्क में मदद करता है? मेरी डॉटर है, एल्डर डॉटर, वो हेल्प करती है इस चीज़ में। फीमेल फीटिसाइड पे तो वो पूरा एक कैंपेन रन कर रही है और बहुत सी जगह पे जाके वो सेमिनार्स भी करती है। एंड शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ? शी इज़ 11th ग्रेडर। अच्छा, सिर्फ हाँ, +1 में है? +1 में अभी। और हाँ। क्या वो डिजिटली कर रहे हैं या वो? नहीं, फिजिकली जाके करते हैं, और डिजिटली भी करती है और फिजिकली भी करती है। एंड व्हाट मोटिवेटेड हर टू डू दिस थिंग? वो मेरे साथ देखती रही कि कितना प्रिवेलेंट है फीटिसाइड यहाँ पर, कितना गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंसेस होते हैं, देखे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो इंस्पायर हुई और उसे लगा कि शी हैज़ टू डू दिस। मैडम, सोशल वर्क करते हुए क्या कोई ऐसा पल आया आपको लगा कि चलो मेरा यहाँ आना या मेरा सोशल वर्क से जुड़ना
इस पर्टिकुलर पेशेंट की ज़िंदगी बदल दी या इसको फ़ायदा हुआ है? बहुत बार कितनी बार होता है, हम स्कूल्स में जाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो कभी वो डॉक्टर के पास जाके पूछ ही नहीं पाए, जो वो कभी अपनी मदर से भी नहीं पूछ पाए। तो लगता है कि इन बच्चों की जो इंक्विजिटिव माइंड्स हैं, अगर इसको हम आंसर नहीं करते तो ये कहाँ से लेते? गूगल से पढ़ते, एंड गूगल इज़ लाइक हाफ नॉलेज। कहीं पे एक स्लम में हम गए थे, तो वहाँ पे उस पेशेंट का कैंसर डायग्नोज हुआ जो बहुत ही अर्ली स्टेज पे थी, फिर वो ऑपरेट भी हुई तो उसकी लाइफ बच गई। तो ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जब लगता है कि हाँ, जो चीज़ हम कर रहे हैं इससे कुछ ना कुछ किसी की ज़िंदगी तो बदली ही जा रही है। और यंग गर्ल्स का कॉमन सवाल क्या होते हैं, जो कॉमन से सवाल होते हैं जब आप उनके पास जाते हैं? उनके होते हैं मिथ्स एंड टैबूज, जो कि माहवारी से रिलेटेड होते हैं। इस टाइम पे सफ़ेद नहीं खाना, इस टाइम पे टेंपल नहीं जाना, इस टाइम पे ये नहीं करना, जो कि सदियों से चला आ रहा है। कि क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक एविडेंस है? ठंडा नहीं खाना, कोक नहीं पीनी, ऐसे वाले सवाल होते हैं बच्चों के, कि हमें इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं इस टाइम पे कि जब माहवारी आ रही है खेलना नहीं है, या आपको सिर नहीं धोना है। कितनी सारे टैबूज होते हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चे पूछते हैं। तो आप उनका जवाब क्या देते हैं? जैसे इनके वाकई में जवाब क्या है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमारे लिए भी नई है, हो सकता है हमारे ऑडियंस के लिए भी नई है। देखो, ये सारे टैबूज कब बने थे? तब बने थे जब इतना हाइजीन नहीं होता था, है ना। लेकिन आजकल तो इतना अच्छा हाइजीन है कि कोई भी टैबू चीज़ की इस टाइम पे महामारी के दौरान ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है। आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल पूरा कर सकते हो, सब कुछ खा पी सकते हो। हाँ, थोड़ा सा गर्म चीज़ें ज़रूर इस टाइम पे हम कहते हैं खाने के लिए, ताकि उनको पेन कम हो, थोड़ा ब्लीडिंग में आराम हो जाए। ये चीज़ें ज़रूरी होती है। बहुत उछल कूद की स्पोर्ट्स ना करें, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें इस टाइम पर। ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। प्लस अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ना, 5-5, 7-7, 10-10 दिन ब्लीडिंग चलती रहती है, ना बच्चे बताते हैं, ना माएँ डॉक्टर के पास जाती हैं, तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। सोसाइटी में गर्ल्स को, मदर्स को ये पता होना ज़रूरी है कि 3 या 5 दिन से ज़्यादा अगर किसी बच्ची को माहवारी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो वो नॉर्मल नहीं है। उसको डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए देखने के लिए कि क्यों उसका इतना ब्लड लॉस हो रहा है। और इर्रेगुलर जो साइकिल है उसको? इरेगुलर, नॉर्मल अगर हम साइकिल की ड्यूरेशन लें तो हम 30 से 35 दिन तक नॉर्मल मानते हैं। लेकिन किसी बच्चे को बहुत जल्दी आ रहे हैं या किसी को बहुत लेट आ रहे हैं, 2 महीने हो गए हैं, इसका मतलब कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है और उसको देखने की ज़रूरत है। किसी बच्चे के बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, वेट गेन होता जा रहा है, या उसके यहाँ दाढ़ी मूंछ थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई हैं, ये सारे भी हार्मोन प्रॉब्लम्स की निशानियाँ हैं। तो मैडम, ये तो गर्ल्स की बात होगी, जब बॉयज़ ग्रो करते हैं, एडोलसेंस एज में आते हैं, क्या उनको भी इश्यूज़ होते हैं? प्यूबर्टी में तो देखो सारे इश्यूज होते हैं। प्यूबर्टी को अगर हम बोलें तो ये एक रॉक एंड रोल राइड है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी, है ना। बॉयज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आते, पिंपल्स तो उनको भी आते हैं। थोड़ा सा इस टाइम पे ना मूड टैंट्रम्स बहुत आते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि जो टीनेजर्स के पेरेंट्स होते हैं वो तो ना बेचारी अवस्था में रहते हैं आजकल, है ना, कि उनको डांटे तो क्या रिएक्शन आएगा, ना बोलें तो क्या रिएक्शन रहेगा। तो पेरेंट्स, मतलब हम भी टीनेजर्स थे अपने ज़माने में, लेकिन हम लोग कभी ऐसा बिहेव नहीं करते थे जो आजकल के टीनेजर्स करते हैं, है ना। मतलब कितनी बार मैं सुनती हूँ कि मदर्स आती हैं कहने के लिए कि मैडम इसका टीनेजर होना तो मेरा गुनाह हो गया, कि हर चीज़ में मम्मा टीनेजर में ऐसे ही होता है, आपको नहीं पता हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है। देखो, हार्मोन ज़रूर आपके एकदम लेटेस्ट अभी सर्ज आ रहा है, लेकिन अपने इमोशंस पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है, एडोलेसेंट्स को खासकर। बच्चे आजकल सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखते बहुत हैं। इन्फ्लुएंस्ड हैं सोशल मीडिया से, बहुत ज़्यादा। मतलब कितने इवन स्कूल्स में आजकल 9th में 10th में कितने बच्चे वैप करते हुए, अल्कोहल लेते हुए कितने बच्चे पकड़े जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया ने तो बहुत ज़्यादा रोल किया ही हुआ है। अब हम सोचें कि हम सोशल मीडिया से हटा दें और ये ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। नाउ इज़ द टाइम कि हम उनको समझाएं कि ये चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, उनको बैलेंस करके कैसे हैंडल करना है। Now is the time of sex education, now is the time of drug education, now is the time of these सारा अल्कोहल, सारा डिफरेंट अपोजिट जेंडर की जो अट्रैक्शन होती है उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ों को बताना बच्चों को ज़रूरी है। वी हैव टू टॉक टू देम। एक बहुत कॉमन सवाल है लड़कियों का भी लड़कों का भी, पता नहीं पेरेंट्स से, कि क्या बॉयफ्रेंड होना चाहिए, क्या गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? देखो, है तो इंडिया ही,
और इंडियन सोसाइटी में अभी भी मैं यही बात बोलूँगी, देखो वेस्ट में कहा जाता है कि किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में अभी भी देखो जैसा देश वैसा भेष तो होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे किसी चीज़ का ये है कि अभी से बॉयफ्रेंड नहीं होना है तो नहीं होना है। जब डिस्ट्रैक्शंस होंगी तो आप अपने जो आपके एम्स होते हैं उसमें तो आप डेविएट हो ही जाते हो, है ना। तो हैव हेल्दी रिलेशनशिप, यू कैन हैव फ्रेंड्स एज बॉयज़, लेकिन टिपिकल एक ही बॉयफ्रेंड रखना तो मुझे लगता है हर चीज़ की अपनी एज होती है ना। और उसकी रिस्पेक्ट बच्चों को करनी चाहिए, वो तभी करेंगे जब हम उनसे ओपनली इस बारे में बात करेंगे। मैडम, सेक्स एजुकेशन में और क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या अवेयरनेस की बातें हैं जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे सुनने वालों तक पहुंच जाए, पेरेंट्स के लिए खास करके, क्योंकि पेरेंट्स का सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना का मुझे लगता है कि चाहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो शुरू कहाँ से करें, क्या बताएं क्या ना बताएं, बड़ी दिक्कत है। सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि हर चीज़ की एक एज है ना। आजकल सोशल मीडिया की वजह से वो चीज़ें जो हमारी जनरेशन में 20-21 साल पे पता चलती थी, आजकल उनको 9-10th में ही पता चल जाती हैं, है ना। तो उनको ये बताना कि आप चाहे किसी की तरफ देखो, एक अट्रैक्शन इज़ अ वेरी कॉमन चीज़ जो दूसरे जेंडर की और इस एज में होती है, स्पेशली ड्यूरिंग प्यूबर्टी ईयर्स, है ना। लेकिन उसको एक लिमिट तक ही रखें, है ना। कोई भी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। एज पेरेंट अगर वो बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं उस एज में, तो दे शुड जस्ट टेल देम कि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इज़ टोटली अ टैबू थिंग जो नहीं होनी चाहिए। और जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं उस टाइम, कॉलेज में स्पेशली 12th के बाद, उस टाइम पर तो बैठ के या तो फादर टू सन या मदर टू डॉटर एक बहुत डिटेल टॉक होना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर कॉलेज। क्योंकि ये तो आजकल मैं तो देखती हूँ, मेरे पास कितनी सारी कॉलेज गर्ल्स आती हैं फॉर अबॉर्शंस, वेल रेप्यूटेड कॉलेजेस की। आई विल नॉट नेम द कॉलेजेस, बट Obviously ऐसा not. कोई कॉलेज नहीं है आसपास जिसकी मेरे पास गर्ल्स नहीं आती, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। तो अगर उन बच्चों को शुरू से बिफोर कॉलेज ये सारी चीज़ें बताई गई होती कि व्हाट आर सेफ प्रैक्टिसेस, तो वो इन चीज़ों से बच सकती तो हैं। डिड दे नॉट नो, क्या उनको नहीं पता था, नहीं पता था तभी लैंड की इस चीज़ में, या फिर इमोशन में बह गए? देखो इमोशन हुआ या नहीं हुआ, वट व्हाटएवर इट इज, तो उनको हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना भी तो हमारा काम है ना। आजकल ये सब समझाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि विदाउट पेरेंट्स आती होंगी, पेरेंट्स के साथ तो देखो जब वो आती हैं 18+ तो हो ही जाती है कॉलेज में, ऑब्वियसली, है ना। तो हम ये तो कह नहीं सकते आप पेरेंट्स को लेके आओ, है ना। जी। तो उस टाइम पर उनको ट्रीट करने के साथ साथ वी फाइंड इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि उस टाइम पर हम उनको अवेयर भी कराते हैं चीज़ों के लिए, कि ताकि वो आगे से दोबारा ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसे। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, Obvious. रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी Obvious. इज़ अ हिपोक्रेटिक ओथ जो हमने ली है। तो 18+ अगर कोई होता है तो उसमें तो हम वो ना तो रिवील कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर उस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं। एटलीस्ट मैं तो 5 मिनट उस बच्ची पे ज़रूर लगाती हूँ उसको समझाने के लिए कि आगे से कुछ ऐसा उसके साथ ना हो। क्या उनकी मनोदशा उस समय वो होती है कि गलती हो गई और ये तो बहुत जीवन? स्ट्रेंजली आजकल ऐसा 50% टाइम्स ही होता है। अच्छा, ऐसे भी होते हैं, तो क्या हो गया? मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रिमोर्स हो गया। Unapologetic. हाँ, अपोलोजेटिक नहीं होता कि यस इट हैपेंड बाय मिस्टेक सो वी आर हियर। मतलब जैसे होता है कि आंखों की शर्म होती है, नीचे गर्दन होती है। देखो थोड़ा बहुत तो बच्चे शाय फील करते ही हैं, है ना, बट वी आर स्ट्रेंजर्स टू देम सो इट्स ओके टू देम। तो डॉक्टर साहब, आपके तो 2 बेटियां हैं, तो कभी प्रेशर नहीं आया, या कभी मन में तो आया होगा एक लड़का होता, बेटा होता तो अच्छा होता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी मन में आया। मुझे तो पहले ही पता था कि बेटी है सेकंड वाली, आपस में पता ही होता है कि सेकंड बच्ची है, तो वी वर तो वर प्रिपेयर्ड। हाँ, जो पेरेंट्स होते हैं जैसे इन लॉज हो गए या अपने पेरेंट्स, हर कोई ये सोचता है कि दोनों मुट्ठी भरी हो, है ना। तो लेकिन जब हमने उनको समझाया, इवन डॉक्टर साहब भी और मैं भी, जब हमने उनको समझाया तो वो बात को समझे। उनको कुछ वक्त तो लगा लेकिन समझ गए, और उसके बाद से कभी उन्होंने कोई प्रेशर नहीं दिया। आपके डॉक्टर साहब के कभी डिस्कशन हुआ इस बारे में कि भाई लड़का होता तो? नहीं, हम दोनों प्रिपेयर्ड थे कि नहीं, अगर बेटियां हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बेटियां नहीं कर सकती।
और यही सारा माहौल था जो घर में था, जिसकी वजह से शायद मेरी बेटियां भी प्रेरित हुई और वो सोसाइटी की एम्पावरमेंट पे काम करना उन्होंने शुरू किया। डॉक्टर साहब, आपने समाज की बात कर ली, पढ़ाई की बात कर ली, आप डॉक्टर हैं, सारी बात कर ली, लेकिन आपने हम आपकी पर्सनल बात, जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, वो भी कुछ आप जानकारी लेना चाहेंगे। डॉक्टर अमित से आप कब मिले, शादी क्या अरेंज मैरिज थी, कैसे कुछ सब कुछ हुआ? ये मेरी अरेंज मैरिज ही थी। मैंने अपनी MBBS ख़त्म की, MBBS ख़त्म करके फिर अपनी PG का एग्ज़ाम लिखा। मेरा हर बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ एग्ज़ाम, और जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ उस टाइम पे परिवार देखने लग जाता है कि हाँ रिश्ते देखने हैं, तो कोई कॉमन नोन टू रिलेटिव के थ्रू ही ये रिश्ता हुआ। जी, तो डॉक्टर साहब से आप मतलब इट वाज कम्प्लीटली अरेंज? इट वाज कम्प्लीटली अरेंज्ड। तो डॉक्टर साहब के बारे में भी, आप सबके बारे में बता रहे हैं, कुछ डॉक्टर साहब के बारे में भी हमें बताओ। डॉक्टर साहब काफ़ी सपोर्टिंग रहे हैं थ्रू आउट। डॉक्टर साहब की वजह से ही मैं अपनी आगे भी एजुकेशन में, जैसे PG के बाद भी मैंने DNB डिग्री की, मैंने फेलोशिप की, वो सब मैंने मैरिज के बाद ही किया। तो उनका पूरा सपोर्ट था तभी मैं कर पाई। मैं 1 साल का बच्चा छोड़ के घर पर, तब मेरी आई हैव 2 डॉटर्स, तो एक बड़ी डॉटर और छोटी डॉटर को घर पे छोड़ के उनके भरोसे ही मैं 6 महीने आउट ऑफ स्टेशन जाके मैंने ट्रेनिंग की, जो लैप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग की। तो उनका सपोर्ट तो हमेशा ही रहा मेरे साथ। तो डॉक्टर साहब घर पे मदद करते हैं आपकी बाकी सारे कामों में? हाँ, किसी दिन मैं हाथ खड़े कर देती हूँ तो मदद करते हैं। तो डॉक्टर साहब समझते हैं कि भाई इट्स टाइम टू हाँ, कि अब एट पीस आना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है, देखो, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो रनिंग अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमने थोड़े से अपने रोल्स डिवाइड किए हुए हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ रोल्स वो देखते हैं, तो घर का एडमिनिस्ट्रेशन मैं देखती हूँ। तो इस तरह से डिवाइडेड होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मुझे कहीं जाना है तो फिर मुझे चिंता की ज़रूरत नहीं होती। मुझे पता है कि पीछे से चीज़ें संभल जाएंगी। जो मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब, ये कितना पुराना है, हु स्टार्टेड इट, और अभी कितना बड़ा है, क्या क्या सुविधाएं? ये शुरू मेरे फादर इन लॉ ने किया था, डॉक्टर प्रेम सिंह मान ने। उस टाइम पर सिर्फ ये बच्चों का अस्पताल होता था। इट वॉज वे बैक इन, इट वॉज अराउंड 35 ईयर्स बैक। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, फिर डॉक्टर अमित ने ज्वाइन किया। अब हमने इसको मल्टी स्पेशलिटी अराउंड 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाया है, और सारी तरह की स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं। ICU, बच्चों का ICU, देन मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट, डिलीवरी का है ही, हड्डी विभाग, सब तरह के विभाग हैं इसमें जो अवेलेबल हैं। इवन हम किडनी ट्रांसप्लांट तक भी कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में। और कितना आसान होता है इतना बड़ा 100 बेडेड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्या सब कुछ आसान है? नहीं, देखो, कोई भी बिज़नेस रन करना है ना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये 24/7 काम होता है जो आपको करना होता है। ये बिजनेस के अलावा मॉरल और एथिकल भी, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन, सब चीज़ों का बैलेंस बना के रखना, यही एक बिज़नेस का अंडर रूट मॉडल होता है। तो इस सब का बैलेंस बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। और बहुत सारे पेशेंट जो हैं, जो आपके पास आते होंगे, कुछ ऐसे भी जो डिस्काउंट मांगते होंगे, तो उनको डिस्काउंट मिलता है? देखो, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, है ना, तो सोसाइटी में जान पहचान है तो डिस्काउंट भी है। जी जी, एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं। जी जी। हाँ, तो एक्सपेक्टेशंस फिर पूरी भी होती हैं। डॉक्टर साहब, आपने वाकई में आज, हम तो पत्रकार हैं और पूरे समाज में घूमते हैं, हम भी सब तरह के लोगों से मिलते हैं, लेकिन जो आज महिला वाला जो पर्सपेक्टिव आज आपने हमें समझाया, वो वाकई में हमारे लिए बिल्कुल नया था। और अब भी हम जब कभी अपनी रिपोर्टिंग करेंगे तो इस पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आए और आपने वाकई में बहुत डिटेल्ड में बताया, और सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड जो आपने बताई वो बहुत ही लाभदायक थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar.